था आपका रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों हम जो सीरीज कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 94 वीडियो है। हम कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2018 में जो भी प्रश्न पूछे गए थे उनको हिंदी और इंग्लिश में शिफ्ट वाइज हम क्वेश्चन कर रहे हैं। और ये 16/11/2018 का फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो है। अब दोस्तों हमारे चैनल पर आपको प्रीवियस ईयर के सारे शिफ्ट के PDF मिल जाएंगे हिंदी वर्जन में। इसके अलावा रेलवे भर्ती के बारे में सारी अपडेट आपको मिल जाएगी। तो अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों ये जो वीडियो है इसमें आपको कम समय में आपको जो पूरे क्वेश्चंस है वो यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आप दूसरे चैनल्स पर वीडियो देखते हैं तो आपका टाइम है वो यहाँ पर ज़्यादा खराब होता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको सीमित समय में अधिक जानकारी दी जाती है, ना कोई बकवास की जाती है और ना ही आपको कोई फालतू जानकारी यहाँ पर दी जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न ये है कि कब कहा जाएगा कि कोई वस्तु है मुक्त रूप से गिर रही है। अब देखिए कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरने का मतलब क्या होता है। मान लीजिए कोई हमने एक वस्तु है उसको निश्चित ऊंचाई पर उठा रखा है, ठीक है। अब उसको हम गिराना चाहते हैं तो अगर हमने उसको एक बल के साथ गिराया है ना तो उसे मुक्त रूप से नहीं कहेंगे। मुक्त रूप से का मतलब है कि हमने उसको फ्री छोड़ दिया, ऊपर से उस पर कोई बल नहीं लगाया, कोई कुछ नहीं लगाया, यानी कि उस पर केवल जब ग्रेविटी काम करे, मतलब जब उस पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करे तब हम कहेंगे कि वो वस्तु मुक्त रूप से गिर रही है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 है इसका राइट आंसर आ जाएगा कि जब इस पर केवल ग्रेविटी काम करती है तब उसे कहेंगे कि आपके मुक्त अवस्था में गिर रही है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम परमाणु अणु नहीं है। अब देखिए विषम परमाणु का मतलब क्या होता है भाई, ऐसा परमाणु जिसमें अणु जो होते हैं, ठीक है, ऐसा अणु जिसमें जो परमाणु होते हैं अलग अलग होते हैं उसे बोलते हैं विषम परमाणु। और सम परमाणु क्या होता है, ऐसा परमाणु जिसमें सारे के सारे जो परमाणु हैं एक जैसे ही हैं। तो देखिए P4 होता है ना आपका फास्फोरस, फास्फोरस जो होता है उसमें सारे के सारे फास्फोरस के 4 अणु हैं, है ना। जो आपके परमाणु हैं चारों के चारों वो फास्फोरस के हैं। जबकि CO2 में देखिए एक कार्बन का है, 2 ऑक्सीजन के हैं। इस CH4 मीथेन में एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। अमोनिया में एक नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है इसका राइट आंसर आ जाएगा कि ये आपका विषम परमाणु का यौगिक नहीं है या विषम परमाणु का अणु नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि किस अम्ल में वृद्धि होने के कारण हमारी मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था जब हम श्वसन वाला चैप्टर आपको पढ़ाया था तब आपको बताया था कि हमारे शरीर में श्वसन क्रिया होती है मेनली 2 प्रकार से होती है, अवायवीय और वायवीय। लेकिन यहाँ पर एक चीज और होती है, जब हमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती हमारे शरीर को तो उस स्थिति में हमारी जो मांसपेशियां होती है उनमें लैक्टिक एसिड है वो यहाँ पर बनना शुरू हो जाता है। और लैक्टिक एसिड बनने के कारण हमारे शरीर है उन पर क्रम्स यानी कि ऐंठन आ जाती है, मांसपेशियों में एक प्रकार से जकड़न उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो ये आपके होता है आपका जो लैक्टिक एसिड है उसकी वजह से लैक्टिक एसिड है हमारे शरीर के अंदर ज्यादा मात्रा में बन जाता है। उस स्थिति में हमारी जो मांसपेशियां उनमें ऐंठन आ जाती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि यदि एक वस्तु का विस्थापन 0 है, उसका डिस्प्लेसमेंट है, उसका मान 0 है तो उस पर किया गया कार्य है वो कितना होगा। अब दोस्तों हम जानते हैं जो कार्य होता है W = F(s) cos थीटा होता है। अब देखिए F होता है बल, S होता है विस्थापन और जो cos थीटा होता है वो बल और विस्थापन के बीच कोण होता है। अब देखिए विस्थापन का मान ही 0 हो जाएगा तो F × 0 × cos थीटा, तो आप जानते हैं जो पूरा कार्य है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 है इसका राइट आंसर आ जाएगा कि अगर विस्थापन का मान ही 0 है तो किया गया कार्य भी क्या होगा, 0 होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपसे पूछा है कौन सा स्टेटमेंट है आपका सत्य है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट आपको देगा कि एक ऐसा क्षार, एक ऐसा बेस जो जल में पूरी तरह आयनित हो जाता है वह अधिक मात्रा में OH- देता है। स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है। और इसका एग्जांपल आपको दे रखा है NaOH और KOH, तो बिल्कुल सही है। ये सारे कहलाते हैं प्रबल क्षार। प्रबल क्षार ऐसे क्षार कहलाते हैं जो जल में मिलाने पर अपने अपने आयनों में तुरंत ही विभाजित हो जाते हैं। यानी कि NaOH है, अगर इसको जल में डालेंगे ये Na+ और OH- में अपने आयनों में विभक्त हो जाएगा। इसी प्रकार से KOH भी विभक्त हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट तो सत्य है। दूसरा बोल रखा है एक क्षार जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है वह कम मात्रा में OH- देता है। ये बात भी सही है, लेकिन यहाँ पर आगे बोला कि एग्जाम्पल KOH, यहाँ पर एग्जाम्पल है उन्होंने गलत लिख रखा है। यहाँ पर एग्जाम्पल है वो यहाँ पर दुर्बल अम्ल होना, दुर्बल क्षार होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर प्रबल क्षार है, इसका एग्जाम्पल होना चाहिए था मान लीजिए CH3COOH। इस प्रकार से आपका इसका एग्जाम्पल होना चाहिए था, ठीक है। यानी कि आपका दुर्बल क्षार, ठीक है, वो आपका इसका जो एग्जांपल होना चाहिए था दुर्बल क्षार होना चाहिए। दुर्बल क्षार का मतलब NH4OH, ठीक है, ये होना चाहिए था
NH4OH टू NH4OH, ये आपका होना चाहिए था MgOH2। ये आपके दुर्बल क्षार की श्रेणी में आते हैं, लेकिन उन्होंने एग्जाम्पल दे रखे हैं, वो KOH दे रखा है, जबकि ये स्टेटमेंट आपका गलत है। यानी कि बात तो पूरी सही बोल रहे हैं, लेकिन आपका जो एग्जाम्पल है वो गलत दे रखा है, इसलिए जो पहला सही है लेकिन दूसरा का गलत हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी पौधा होता है। परजीवी पौधे क्या होते हैं? ऐसे पौधे जो दूसरे जो आपके पेड़ पौधे होते हैं उनसे चिपक जाते हैं और अपना पोषण प्राप्त करते हैं। अमरबेल का नाम आप सुना होगा। अमरबेल आपको उसमें कोई जड़ नहीं होती है, वो केवल दूसरे पेड़ पौधे होते हैं उनकी चिपक जाती है और उसी से ही जो अपना जीवन यापन करती है। जैसे जूं जो होती है, हमारे बालों में जूं पड़ जाती है, आपने देखी होगी, वो हमारे शरीर से पोषण प्राप्त करती है। तो इनमें से पूछा है, तो इनमें से आपका जो कुसकुस होता है, आपका कुसकुट, ठीक है, ये आपका एक परजीवी होता है, पैरासाइट होता है, जो आपके क्या करता है, दूसरे जीवों से अपना जो भोजन है प्राप्त कर लेता है, चिपक कर, उनके शरीर से चिपक कर। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि एक वस्तु है, उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों के योग को क्या कहा जाता है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि मैकेनिकल एनर्जी होती है वो आपके काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसके योग के बराबर होती है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये है कि यदि एक सुरंग और इसके क्रमागत गर्त जो होती है उनके क्रमागत दूरी है अगर L है, तो तरंग दैर्ध्य क्या होगी। अब देखिए मैं आपको बता दोस्तों, तरंग दैर्ध्य होती क्या है। मान लीजिए ये आपकी अनुदैर्ध्य तरंग है इस प्रकार से, ठीक है। अब ये देखो, ये जो हाईएस्ट पॉइंट होता है ना, इसको यहाँ पर बोलते हैं इसका सुरंग, क्या बोलते हैं, सुरंग। और जो लोवेस्ट पॉइंट होता है ये, इसको बोलते हैं इसका गर्त, क्या बोलते हैं, गर्त। तो यहाँ पर देखिए जो आपका हाईएस्ट पॉइंट होता है, एक मिनट, इसको जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, जो हाईएस्ट पॉइंट होता है हमारा, मैं एक बार वापस से बना देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये हमारा ये है, तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट होता है इसको बोलते हैं सुरंग, और जो नीचे रहता है इसको बोलते हैं गर्त। तो एक सुरंग और एक गर्त की दूरी, यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक की दूरी, ये जो दूरी होती है ना, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर बता देगा। ऐसे मान लीजिए ये दूरी, ये और यहाँ से लेकर ये दूरी आपको दे रखा है, इसका मान भी L है, इसका मान भी L है, यानी कि सुरंग की जो दूरी है वो भी L है और गर्त की दूरी भी L है। तो तरंग दैर्ध्य क्या होती है, तो दोस्तों तरंग दैर्ध्य होती है ना वेवलेंथ, वो लैम्डा, यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है। यानी कि आपके या तो दो क्रमागत सुरंग या दो क्रमागत गर्त के बीच की दूरी होती है ना, उसको बोलते हैं तरंग दैर्ध्य, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो क्या हो जाएगी, L प्लस L, यानी कि 2L आ जाएगी, इसका राइट आंसर आ जाएगा 2L, ठीक है। तो 2L हो जाएगी ये, ओके। तो चलते देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि किन तत्वों के अंतिम कोश में 7 संयोजक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब दोस्तों बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी कि कौन से तत्व होते हैं जिनके अंतिम कोश में 7 संयोजक इलेक्ट्रॉन। संयोजक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बंद बनाते हैं, यानी कि संयोजकता कोश में आपके जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं आपका संयोजक इलेक्ट्रॉन। अब देखिए वर्ग 17 जो होते हैं ना, वर्ग 17 के एलिमेंट होते हैं, उनका इलेक्ट्रॉन विन्यास आप लिखेंगे तो वो आता है 287। इसलिए वर्ग 17 के तत्व होते हैं, उनके पास अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए हेलोजन है, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि निम्नलिखित में से किस पादप में परागण होता है, पोलीगन होता है। अब देखिए पोलिनेशन का मतलब क्या होता है, परागण का मतलब क्या होता है कि भाई आपका जो फूल होता है उसके परागण है ना, वो फूल के परागण होते हैं, वो आपके वर्तिकाग्र पर ट्रांसफर हो जाते हैं, है ना, तो उसे हम बोलते हैं परागण की स्थिति। और ये दो प्रकार से होती है, स्वपरागण और परपरागण, ठीक है। तो देखिए इनमें से आपका जो आवर्तबीजी होता है ना, एंजियोस्पर्म, इनके अंदर आपके परागण पाया जाता है आवर्तबीजियों के अंदर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अगला जो क्वेश्चन है बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि 1 नैनोमीटर होता है उसमें कितने मीटर होते हैं। तो देखिए 1 नैनोमीटर होता है उसमें 10 की पावर 9 मीटर होते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर होता है उसको बोलते हैं 10 की पावर -9 मीटर, ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि किसकी वृद्धि में होने के कारण एक ग्रुप होता है, एक समूह जो होता है उसमें त्रिज्या है वो यहाँ पर बढ़ती है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होती है ना, उसमें जो परमाणु त्रिज्या है आप देखते होंगे, परमाणु त्रिज्या होती है वो आपके वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बढ़ती है, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो एक ग्रुप होता है उसमें ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बढ़ती है। तो दोस्तों होता क्या है यहाँ पर, लगातार होता क्या है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या लगातार बढ़ती है। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम है, यहाँ पर कोश लगातार बढ़ रहे हैं, तो कोश लगातार बढ़ने के कारण यहाँ पर आकार है वो बढ़ता है। यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं कि जब आपका जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन का कोश बढ़ेगा, तो यहाँ पर जो परमाणु त्रिज्या है उसका मान भी बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर 3 है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि निम्न प्राणियों में कौन से प्राणी होते हैं जिनमें श्वसनी, उत्सर्जन तंत्र और परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो स्पंज होते हैं वो आपके बिलोंग करते हैं, जो आपके स्पंज जो होते हैं ना, स्पंज जो होते हैं उनमें आपकी श्वसनी,
उत्सर्जन और परिसंचरण तीनों ही नहीं पाए जाते हैं। ये आपके पोरीफेरा ग्रुप जो होते हैं, पोरीफेरा, ठीक है, आपका जो पोरीफेरा ग्रुप होते हैं ना, पोरीफेरा, उनसे बिलोंग करते हैं। और पोरीफेरा ग्रुप जो होते हैं, पोरीफेरा ग्रुप जो होते हैं, पोरीफेरा ग्रुप में क्या होता है, आपकी सतह पर क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे आपके छिद्र पाए जाते हैं उनकी सतह पर, उनकी बॉडी पर। और उनकी सतह पर जो छिद्र पाए जाते हैं, है ना, एक तरह से रंध्र पाए जाते हैं, स्ट्रोमेटा पाए जाते हैं, उनकी मदद से श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और परिसंचरण तंत्र तीनों काम कर देते हैं। इसलिए आपके जो स्पंज होता है पोरीफेरा ग्रुप का होता है, तो इनमें आपके क्या पाए जाते हैं, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और परिसंचरण तंत्र वाले अंग नहीं पाए जाते हैं। केवल इनके शरीर पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उन्हीं की सहायता से श्वसन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र और परिसंचरण की क्रिया ये करते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती, यानी कि उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसे क्या कहते हैं। तो सीधी सी बात है गाइस, हमने जानते हैं जो कार्य होता है W बराबर Fs cos थीटा होता है, यानी कि अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन देखा था। अब विस्थापन ही नहीं हुआ, उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ, तो कार्य क्या हो जाएगा, 0, यानी कि कार्य ही नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर 4 है इसका राइट आंसर आ जाएगा। अभी कार्य ही नहीं हुआ, अगर विस्थापन का मान 0 है तो हम बोलेंगे कार्य ही नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को कंफ्यूजन होता है कि 7वें आवर्त के बारे में कौन सा कथन है आपका सत्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए 7वां जो आवर्त होता है ना, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि मैं आपको एक चीज बताऊं। देखिए वर्ग संख्या 1 जो होती है ना, वो पीरियड 1 होता है, उसमें आपके पाए जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। आपका जो पीरियड 2 और 3 होते हैं, इसमें पाए जाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। आपका जो 4 और 5 होता है, उसमें पाए जाते हैं आपके 18। और आपका जो 6 और 7 होते हैं, इसमें पाए जाते हैं 32। लेकिन आपको कंफ्यूजन 7वें पीरियड में होता है, इसलिए होता है क्योंकि गाइस 7वें पीरियड होता है ना, उसमें पाए तो 32 तत्व ही जाते हैं, लेकिन ये आपके अपूर्ण होता है। अब आप सोचेंगे कि सर 32 तो टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं और 32 के 32 यहाँ पर टोटल पाए जाते हैं, तो फिर अपूर्ण कैसे हुआ, है ना, इनकम्प्लीट कैसे हुआ। तो गाइस इसका आंसर ये है कि आपका जो पीरियड 7 है ना, इसमें आपके जो तत्व पाए जाते हैं वो एक प्रकार से स्थायी नहीं होते हैं, ठीक है, उनमें स्थायित्व गुण बहुत कम पाए जाते हैं, वो टेम्परेरी होते हैं, ठीक है। और उनमें से बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके बारे में अध्ययन करना बहुत ही कठिन होता है। इसलिए यहाँ पर जो आपका जो पीरियड 7 है, उसमें पाए तो 32 एलिमेंट जाते हैं, लेकिन इसे अपूर्ण माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड है, इसका राइट आंसर आ जाएगा कि भाई पीरियड 7 है, आपके उसमें 32 इलेक्ट्रॉन तो पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपूर्ण होता है। ठीक है गाइस, आशा करता हूं ये जो डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल है, उसका मान F है। यदि इनके बीच की दूरी को परिवर्तित किए बिना इनके द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए गाइस, यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसका मान होता है F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, ये यहाँ पर बोला गया है। अब दोस्तों यहाँ पर बोला है कि दूरी जो है ना, दूरी उसको हमने क्या कर दिया, जो दूरी है उसको हमने क्या कर दिया, सेम रखा गया है, लेकिन इनके द्रव्यमान को आधा कर दिया, दोनों के द्रव्यमान को आधा कर दिया, है ना, यानी कि आपका m1 m2 दोनों को अगर हमने आधा कर दिया तो देखिए जो F आएगा ना वो आएगा G, है ना, m/2, इसका हो जाएगा m1/2 और ये हो जाएगा m2/2 और यहाँ पर r स्क्वायर। तो यहाँ पर जो नया आ जाएगा ना, पहले का क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा F/4, यानी कि पहले जितना भी आ रहा था ना, पहले जो गुरुत्वाकर्षण बल आ रहा था उसका 1/4 आ जाएगा, यानी F/4 आ जाएगा, पहले जितना भी था वो। लेकिन ध्यान रखना है, प्रश्न में अगर ये बोला गया कि दोनों को, ठीक है, दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान है उसको आधा कर दिया तब जाके, ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको। प्रश्न में देखना है कि एक का बोला है कि दोनों का, अगर दोनों का आधा किया जाएगा तो F/4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि किसी सिस्टम में जब दो अप्रत्यास्थ पिंडों के बीच टक्कर होती है तो क्या होता है। अब देखिए अप्रत्यास्थ पिंडों की टक्कर का मतलब है कि दो अलग अलग पिंड है, उनके बीच एक सीधी दिशा में जा रहे हैं, तो उनके बीच जब टक्कर होती है ना तो उनका जो संवेग होता है वो तो संरक्षित रहता है, लेकिन उनकी जो गतिज ऊर्जा है वो यहाँ पर चेंज हो जाती है, यानी कि m1u1 प्लस m2u2 बराबर m2v2, ठीक है, इस प्रकार से आपके बनता है m1v1 प्लस m2v2। इस प्रकार से आपके जो अप्रत्यास्थ टक्कर होती है जब बनती है तो इसमें क्या होता है, आपकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो तो चेंज हो जाती है, लेकिन आपका जो संवेग होता है ना वो आपके क्या होता है, नहीं बदलता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा कि भाई केवल गतिज ऊर्जा है वो यहाँ पर चेंज होती है, जबकि संवेग है वो चेंज नहीं होता। ऑप्शन नंबर सेकंड है इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका भाग है वो जो पुष्प होता है, फूल होता है,
उसका मादा प्रजनन अंग होता है। तो देखिए आपका जो फूल होता है ना, उसमें दो भाग होते हैं, एक तो पुरुष वाला भाग है ना, एक होता है आपका फीमेल वाला भाग, यानी मेल और फीमेल दो भागों में बांटा गया है। तो पंखुड़ी, पुंकेसर और बाह्यदल ये सारे के सारे होते हैं आपके मेल वाले पोर्शन में, मेल वाले भाग होते हैं। लेकिन जो गर्भकेशर होता है वो आपका पाया जाता है फीमेल का भाग, ठीक है। इसको केशर भी बोलते हैं और उसको गर्भकेशर भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 है इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो एक निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट धातुओं के बारे में, मेटल्स के बारे में सत्य है। तो देखिए पहला, ये आपके तन्य होती है, तन्य का मतलब आप तार के रूप में इनको ढाल सकते हैं, बिल्कुल सही है। आघात वर्धनीय मतलब इनको चोट करेंगे तो इनके आकार में परिवर्तन किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट ये कि ताप और विद्युत की चालक होती है, ये भी सही है भाई। ताप अगर इनको धूप में रखेंगे तो ये गर्म हो जाती हैं और इन पर विद्युत धारा भी बहती है। तीसरा, इनका गलनांक और कथनांक उच्च होता है, ये भी सही है। लेकिन चौथा स्टेटमेंट जो है ना, चौथा स्टेटमेंट वो आपका गलत हो जाएगा कि ये विद्युत ऋणात्मक होती है। लेकिन गाइस ये आपका विद्युत धनात्मक होती है, ये कथन गलत दिया गया है। ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होती, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 था, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि ध्वनि के संचरण के दौरान किस स्थान पर माध्यम के कणों का घनत्व होता है वो ज्यादा होता है, उस स्थान को क्या बोलते हैं। यानी कि मान लीजिए ये ध्वनि है, इसका संचरण ऐसे हो रहा है, ठीक है, आपका ध्वनि का संचरण ऐसे हो रहा है, ठीक है, ये आपका ध्वनि है और इसका संचरण ऐसे हो रहा है। तो मान लीजिए इस स्थान पर ऐसे आपका जो ये, इस स्थान पर आपका जो माध्यम के कणों का डेंसिटी ज्यादा है, घनत्व ज्यादा है, तो ये जो स्थान है इनको क्या बोलेंगे। तो गाइस इस स्थान को बोलते हैं संपीड़न, यानी कि कॉम्प्रिहेंशन, इसको बोलते हैं कॉम्प्रेशन, यानी कि जहां पर आपका जो तरंगे होती हैं बहुत ही पास पास होती है उनके बोलते हैं संपीड़न, ठीक है गाइस। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि कोयला और पेट्रोलियम है, जब उनका दहन किया जाता है, जब उनको जलाया जाता है तो किसके ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। तो ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर जब भी कोयला और आपका पेट्रोलियम है उसको जलाया जाता है तो सल्फर और नाइट्रोजन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, सल्फर और नाइट्रोजन है इसके ऑक्साइड हमेशा बनते हैं, ठीक है। सल्फर के ऑक्साइड आप जानते हैं सल्फर ऑक्साइड, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड आप जानते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये यहाँ पर बनते हैं जब भी कोयला और पेट्रोलियम को जलाते हैं तब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, देखिए अच्छे समझिए इसको। एक कार है वो एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है, मान लीजिए एक कर्व है, वहां पर आपकी कार है वो घूमती है, ठीक है। तो उसमें बैठा हुआ जो व्यक्ति है ना वो केंद्र के विपरीत दिशा में एक बल महसूस करता है। तो ये जो बल लगता है ना किसकी वजह से लगता है। अब देखिए आपको कंफ्यूज हो सकता है अभिकेंद्रीय बल और जड़त्व में। अब देखिए अभिकेंद्रीय बल क्या होता है। अभिकेंद्रीय बल वो बल होता है जो किसी वस्तु को आपके एक वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाने के लिए आपका आवश्यक होता है। यानी कि आपकी कोई वस्तु है वो एक अगर सर्किल में गति कर रही है ना तो उसको जो बल लगता है उस पर, उसको बोलते हैं आपका अभिकेंद्रीय बल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। लेकिन जो जड़त्व होता है ना वो क्या होता है, जड़त्व वो होता है कि वो वस्तु को विपरीत दिशा में लगता है, ठीक है। मान लीजिए बस में अचानक से ब्रेक लगाते हैं तो बस रुकती है, तो आपका जो आपके जो बैठे हुए होते हैं उसमें तो वो आगे की ओर झुकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही पूछा कि विपरीत दिशा में लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला कि जब ब्रेक लगती है गाड़ी में, है ना, तो घुमावदार सड़क पर जब आदमी घूमता है तो उसमें बैठा हुआ जो यात्री है केंद्र की विपरीत दिशा में, यानी कोई पीछे की ओर झुक जाते हैं वो, ठीक है। तो होता क्या है कि उस स्थिति में आपका जड़त्व बल लगता है। रेलवे ने इस क्वेश्चन को ये माना था, लेकिन मैं भी कंफ्यूज हूँ। यहाँ पर देखिए अभिकेंद्रीय बल है वो भी यहाँ पर लग सकता है, लेकिन यहाँ पर जो इसका आंसर यही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को रेलवे ने यहाँ पर जड़त्व माना था, लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिएगा जड़त्व ही यहाँ पर सही होगा क्योंकि विपरीत दिशा में लग रहा है। और जब आप बस में बैठते हैं तो बस भी अचानक से स्पीड पकड़ती है तो आप पीछे की ओर यहाँ पर धक्का महसूस करते हो। तो ये मेरे हिसाब से जड़त्व ही यहाँ पर लगना चाहिए, बाकी आप कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि किसी विलयन में अलग अलग हाइड्रोजन की सांद्रता होती है तो उस स्थिति में एक सूचक होता है वो अलग अलग रंग प्रदान करता है, तो उस सूचक को क्या बोलते हैं। अब देखिए बहुत सारे सूचक होते हैं, उनमें से एक होता है यूनिवर्सल सूचक जिसको पीएच स्केल भी बोलते हैं। और पीएच स्केल के बारे में आप सब जानते हैं। तो पीएच स्केल में आप जानते हैं कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होती है ना, पीएच का जो आपका फॉर्मूला होता है pH बराबर -log10 और H+, ये अब इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि H+ आयन की यानी कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी ज़्यादा होती है उस हिसाब से pH की वैल्यू अलग अलग ज्ञात होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका राइट आंसर जाएगा। यूनिवर्सल जो इंडिकेटर होता है उसमें क्या होता है कि अलग अलग हाइड्रोजन की सांद्रता होने पर अलग अलग रंग हैं विलयन के यहाँ पर प्रदर्शित होते हैं। चलिए देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न। 2 या 2 से अधिक सेल जो होते हैं, जो सेल आते हैं नॉर्मली आप जानते हैं ना, सेल जो सेल होते हैं, अरे विद्युत धारा वाले सेल की बात कर रहे हैं, कोशिका वाले सेल की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए
इस प्रकार से आपने देखा होगा विद्युत धारा आपका जो बैटरी होती है उसमें इस प्रकार से सिंबल होता है, आपने देखा होगा प्लस और माइनस, ठीक है। तो प्लस माइनस जो होते हैं ना, तो वो पूछा कि दो या दो से अधिक सेल जब आपस में कनेक्ट किए जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, तो देखिए उनको बोलते हैं बैटरी। क्या बोलते हैं? बैटरी। आपको ध्यान रखना है, दो या दो से अधिक जब आपके सेल होते हैं उनको जो आपस में कनेक्ट किया जाता है तो वो बैटरी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो गाइज आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा गाइज, और बनाने में, इस वीडियो को बनाने में लगभग 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। तो गाइज आप हमारी मेहनत के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।